आइए करते हैं देशहित की शुरुआत। आपको 2018 में बॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म राजी जरूर याद होगी, जिसमें आलिया भट्ट ने एक ऐसी भारतीय जासूस का किरदार निभाया था जो शादी करके पाकिस्तान जाती हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाने का काम करती हैं। लेकिन क्या ये कहानी हिंदुस्तान में भी दोहराई जा सकती है? क्या कोई पाकिस्तानी जासूस भी अपनी पहचान बदलकर हिंदुस्तान पहुंच सकती है? ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के प्यार में पड़कर अवैध रूप से हिंदुस्तान पहुंचने का दावा करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की कहानी सुनकर यह चर्चा भारत में भी शुरू हो गई है। सीमा के दावों में कई पेच हैं। भारत में एक्सपर्ट सीमा हैदर को एक 5वीं पास महिला से काफी तेज बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया से सीमा हैदर की खबर गायब है। सीमा की हिंदी, कॉन्फिडेंस और भारत पहुंचने का रूट देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर भी राजी है? जाना चाहूँगी। मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजना चाहिए। आंखों में आंसू भर के फफक कर रोते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती है, इस पाकिस्तानी महिला के आंसू देखकर एक बार तो किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन अगर ये आंसू झूठे हुए तो क्या होगा? सीमा का सचिन के लिए प्यार फरेब हुआ तो क्या होगा? बिना पासपोर्ट वीजा हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तानी महिला, आईएसआई की एजेंट निकली तो क्या होगा? फिल्म राजी जैसी स्टोरी अगर हिंदुस्तान में दोहराई गई फिर क्या होगा? सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद से सीमा की पहचान, नीयत और मकसद तीनों के बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आज हम इन सवालों के साथ साथ सीमा के जवाब भी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या सीमा वाकई सचिन की प्रेम दीवानी है या फिर सीमा के प्यार के पीछे कोई और कहानी है? सबसे पहले सुनिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दोनों मुल्कों के बाहर 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर पर क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल एक्सपर्ट उठा रहे हैं। उनका अगाध प्रेम, उनके कथनानुसार कि उनका प्रेम संबंध पबजी खेलते खेलते हो गया। उनका ये कहना और उनके पति गुलाम हैदर का ये कहना कि वो केवल एक घरेलू महिला हैं, 5वीं तक पढ़ी हैं, ये तमाम बातें अविश्वसनीय हैं। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं और सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन खुद के जासूस होने से वो इनकार करती है। सीमा के पास इसके लिए अपनी दलीलें हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में, ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और जानकारी मांगी। वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। सीमा के पति ने दावा किया है कि वो 5वीं पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव, उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो 5वीं पास से काफी तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है, सर के पल्लू को ऐसे संभालती है जैसे भारतीय रीति रिवाजों से पुराना नाता है। विशेषज्ञ भी उसकी भाषा और बातचीत के लहजे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें
तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन वो तमाम उस कोटि का है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं क्लास तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट्स भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है उनकी ग्रूमिंग की गई है या उन्होंने अपने को ट्रेन किया है। ये सवाल हमने भी सीमा से पूछा, इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इधर भारत में एक्सपर्ट सीमा की किसी भी दलील को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आईएसआई अपने एजेंटों को भारत भेजकर जासूसी करवाता रहा है। पाकिस्तान अपने जासूस आईएसआई से ट्रेन करा करके नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए या सीधे घुसपैठ के जरिए भेजकर या तो भिखारी के रूप में या फकीर के रूप में, साधु के रूप में या व्यापारी के रूप में या मेवे आदि खरीदने वाले या कपड़ा विक्रेता के रूप में, कालीन विक्रेता के रूप में, इस तरीके से वो संगठित रहते हैं, स्लीपर सेल का गठन करते हैं। वहीं दुनिया में चर्चा हो रही है एक सीमा को अगर हिंदुस्तान में रहने दिया गया तो पाकिस्तान से भारत आने वाली लड़कियों की बाढ़ आ सकती है। अपनी बेटियों के साथ इधर सीमा का कहना है वो पाकिस्तान लौटी तो मारी जाएगी, धमकी आ चुकी है, ऐसे में हिंदुस्तान उसे वापस ना भेजे। वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि डर के सीमा में वापस दे देंगे। जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे, वापस बुला के इसकी सरेआम गर्दन काटेंगे, तो मुझे विश्वास है क्योंकि मैं भारत में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेव हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं भेजा जाएगा। 4 बच्चों की मां ने धर्म बदलकर हिंदू बनकर एक हिंदू से हिंदुस्तान आकर शादी की। दुनिया में भी चर्चा हो रही है कि सीमा पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं होगी। प्रेम में अगर उन्होंने सचिन के साथ रहने की कस्में खाई हैं तो आप देख लें, एक तरफ सचिन, दूसरी तरफ सीमा जी, दोनों में क्या चीज कॉमन है? मुझे कोई चीज ऐसी कॉमन दिखाई नहीं पड़ी कि सीमा जी अपने 4 बच्चों को लेकर के यहां आई। सीमा का दावा है कि अपने पिता के बाद उसे सिर्फ सचिन से प्यार मिला है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आ गई है। जो हैदर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। फिलहाल सीमा हिंदुस्तान में है, भारतीय एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं और ये भी साफ है सीमा प्रेम दीवानी नहीं, कोई एजेंट भी निकली तो भी भारतीय एजेंसियां इसका पता लगा ही लेंगी। ऐसे में सीमा का क्या होगा? क्या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या उसे भारत में रहने की इजाजत मिलेगी? इस पर पूरी जांच के बाद कानून के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल कई हैं। एक तरफ पाकिस्तान से सीमा हैदर को मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को डुबाकर मारने के लिए सबमरीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच 3 पनडुब्बी के सौदे पर मुहर लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से देश की समुद्री सीमा पर ताकत में इजाफा होने वाला है। एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचेंगे तो उन पर निगाहें चीन और पाकिस्तान की भी होंगी, क्योंकि फ्रांस दौरे में भारतीय नौसेना के रफाल फाइटर जेट की डील के साथ ही पनडुब्बी के सौदे पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। दरअसल मौजूदा समय में सबमरीन की कम संख्या भारतीय नौसेना के लिए सबसे चिंता की बात है, खासतौर पर तब जब चीन दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। मतलब समंदर के अंदर की लड़ाई के लिए चीन खुद को मजबूत करने की कोशिश में है, तो भारत भी उसकी काट निकालने की पूरी तैयारी में है।
संभावना है कि इस यात्रा में फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर समझौता हो जाएगा, जिन्हें फ्रांस की तकनीक पर भारत में बनाया जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ 2005 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन खरीदने का सौदा किया था, जिसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया जाना था। भारतीय नौसेना ने इसे कलवरी क्लास नाम दिया और इनमें से 5 सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल भी हो चुकी हैं। अंतिम और 6वीं सबमरीन अगले साल के आखिर तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी क्लास की सबमरीन के बाद भी भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े में उतना इजाफा नहीं हुआ जितनी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए जरूरी है। इसलिए नौसेना फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लेने के लिए उत्सुक है। अगर ये सौदा हो जाता है तो अगले 3 से 5 साल में भारतीय नौसेना को ये सबमरीन मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये स्वाभाविक है कि जब 2 नेता मिलेंगे तो किस प्रकार से दोनों देशों का रक्षा सहयोग, को प्रोडक्शन, को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट की दिशा में बढ़े, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत से जुड़े, वो वार्तालाप के विषय अवश्य अपने आप में होंगे। समझौते में फ्रांस सबमरीन की तकनीक के साथ साथ जरूरी साजो सामान और हथियार देगा। इन सबमरीन को मझगांव डॉकयार्ड में ही बनाया जाएगा, जहां पहले 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जा चुकी हैं। भारत ने साल 1999 में अगले 30 साल में 24 सबमरीन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। तय समय पूरा होने को है और अब तक केवल कलवरी क्लास की 6 सबमरीन ही बनाई जा सकी हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का काम भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हिंद महासागर में चीन जिस तरह से अपनी हिमाकत दिखाने की कोशिश करता है, उससे मुकाबले के लिए भारत को जल्द से जल्द अपने सबमरीन बेड़े को ताकतवर बनाना होगा और फ्रांस इसमें भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। भारतीय नौसेना के पास 80 के दशक में रूस से खरीदी गई 7 सिंधु क्लास सबमरीन और उसी दशक में जर्मनी से खरीदी गई 4 शिशुमार क्लास सबमरीन है। कलवरी क्लास की 5 सबमरीन मिलाकर नौसेना के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। यानी इस समय भारतीय नौसेना के पास कुल 18 सबमरीन है। भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उसे अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाना होगा। लेकिन हिंद महासागर का एक और मजबूत दावेदार चीन दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा बनाने की तैयारी में है। माना जाता है कि चीन के पास इस समय 56 सबमरीन है, जिनमें से 6 न्यूक्लियर है और चीन जिस रफ्तार से अपनी सबमरीन बना रहा है, उससे संभावना है कि इसी दशक तक चीन के पास 65 से 70 सबमरीन होंगी। यानी अगर भारत को हिंद महासागर में अपनी दावेदारी बनाए रखनी है तो उसे बड़ी तादाद में और आधुनिक सबमरीन्स की जरूरत होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देशहित, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए देशहित में अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3 की। ये तस्वीरें आप देखिए, 45 घंटे बाद चांद हमारा है। जी हां, अब से 45 घंटे बाद चांद हमारा होगा। 14 जुलाई को जब घड़ी में दोपहर के 2:35 हो रहे होंगे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। चांद के लिए भारत का मिशन चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। 2019 की असफलताओं को भुलाकर इसरो ने इस बार चांद पर भारत को पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों के साथ लेकर परसों इसरो का रॉकेट उड़ान भरने को तैयार है। Station was lost. चार साल पहले के आंसू और कसक को भूलकर अब भारत एक बार फिर चांद जीतने के लिए निकलने वाला है। चौदह जुलाई की ऐतिहासिक तारीख करीब है जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इतिहास लिखा जाएगा। इसी दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के लिए भेजा जाएगा। लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन तैयारियों को परखने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रिहर्सल भी कर चुकी है और रिहर्सल 100% सक्सेसफुल रही।
ये चंद्रयान 3 भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को समेटे सीना ताने श्रीहरिकोटा में डटा है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद की धरती को चूमेगा। 4, 3, 2, 1, 0। साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन अपनी सफलता के बेहद करीब था। हो गया है और उससे लेकिन कुछ मिनट पहले ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और इसरो का चांद पर पहुंचने का सपना अधूरा रह गया था। इस बार किसी तरह की कमी न रह जाए, इसलिए इसरो ने इस बार चंद्रयान में लगभग 21 बदलाव किए हैं। इस बार 5 की जगह 4 मोटर लगाए गए हैं। इसके साथ सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हुआ है। If you tell what was the problem in Chandrayaan 2, it is simple to say that the ability to handle parameter variation or dispersion was very limited. So what we did this time is simply expand that further. Look at what are things that can go wrong. So we, instead of success-based design in Chandrayaan 2, we are doing a failure-based design in Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect. We have ignition. चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चंद्रयान 3 कई लक्ष्यों के साथ चांद की ओर उड़ान भरेगा। चंद्रयान चांद की सतह पर क्या क्या करने वाला है, खुद इसरो चीफ से सुनिए। हमारा एक रगोलित है, उसका नाम है, जो सरफस से चंदा मामा के इसको रगोलित कहते हैं। उसमें क्या किससे बनाया है, क्या डस्ट है, क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, इसके पता ना है। पता जाने उसको समझने के लिए हम ये लेजर उससे गैस निकलेगा, मिल्क करेगा। सो इस गैस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी से एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में हमको जानकारी होगा। और एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल मीटर से। लैंडर का रोल है लैंडिंग करना, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करना। हमारा इंजन है उसको जलाना है और उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है। उसके सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर दे तो सभी खराब होगा ना। सो फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करना है। उसके बाद एक दरवाजा निकलेगा, वहां से रोवर भी बाहर आएगा। रोवर का जो रोल है तो दूर जाना लैंडर से और एक सेलेक्टेड स्पॉट्स में एक्सपेरिमेंट करना। महज 615 करोड़ की लागत से तैयार चंद्रयान 3 के जरिए भारत इतिहास रचने के करीब है। अगर इस बार चांद की सतह पर भारत के निशान पहुंच गए तो दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशत में अब बात उन तस्वीरों की जिन्हें देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने बर्बादी मचाई है। दिल्ली में तो बाढ़ के कारण 45 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें और ज्यादा नजर आने लगी हैं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में अभी भी बारिश लोगों को डरा रही है। देखिए पहाड़ पर मॉनसून का खौफनाक मंजर। पानी का ये शोर सुनिए। नदी का वेग देखिए। बारिश के बाद पहाड़ पर नदियों का ऐसा ही हाल होता है। इस डैम से निकल रहा पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश पहाड़ों के लिए काल साबित हो रही है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाने के बाद अब पानी देवभूमि उत्तराखंड पर आफत बनकर बरसा है। उत्तराखंड में आपदा की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। नदी के तेज बहाव से किनारों पर कटाव हो रहा है। तेज रफ्तार पानी किनारे बसे घरों को उजाड़ रहा है। पौड़ी में पहाड़ दरक रहे हैं और रेत की तरह सड़कों पर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद डरावनी है।
50 मीटर के हिस्से में आया भूस्खलन अपने साथ पेड़ पौधों को भी लेकर आया है। चमोली में भी पहाड़ों पर रहना खतरनाक हो गया है। यहाँ के कच्चे पहाड़ तिनके की तरह गिर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के बारिश प्रभावित इलाकों के लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ गया है। चमोली के 34 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के कारण हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाजार में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है। सड़क और तालाब में कोई अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर या फिर तेज रफ्तार से बारिश होती रहेगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश में अब बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद अब जगह जगह बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर 2 दिन पहले पानी में आधा डूब गया था, अब वहां से पानी पूरी तरह से नीचे उतर चुका है। अब नदी अपने सामान्य रास्ते से बह रही है। ये सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल हुई थी। अभी भी पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तेज है, लेकिन इससे भी ऊपर करीब 23 फुट के करीब जहां जो पानी चला गया था, ये पूरा मंदिर जो है वो डूब गया था। हालांकि प्रशासन, सरकार लगातार लगी है कि सब चीजें जो हैं वो ठीक ठाक जो है वो हो पाए, उसको ठीक ठाक कर पाए। कुदरत के ट्रिपल अटैक से हिमाचल प्रदेश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान से बरसे पानी से जहां कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, वहीं पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। लाहौल स्पीति में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। सड़क पर बर्फ और आसमान से बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। अटल टनल के दोनों ओर भूस्खलन होने की वजह से जिला मुख्यालय केलंग का कुल्लू मनाली से रविवार से संपर्क कटा हुआ है। अभी लेह लद्दाख ही जाना है, पर मेरे हिसाब से तो ये मेन हाईवे तो नहीं खुलेगा, वो पुराना हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा। यानी अभी तो कम हो गए, बारिश कम हुई तो पानी शायद यहाँ तक था, तो पानी तो कम हो गया है। वही उम्मीद करके बैठा है कि भाई रास्ता खुल जाए तो आगे जाए। अब आप कुल्लू की इन तस्वीरों को देख लीजिए। बाढ़ यहाँ तबाही के ऐसे निशान छोड़ गया है जिसे भूल पाना आसान नहीं है। कुल्लू में कई जगहों पर हाईवे धंस गया है। सेब के बगीचे डूब गए हैं। यहाँ भी कई पर्यटक कुछ दिनों से फंसे हैं। हम लोग कुल्लू के लिए लेह के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पर हम लोग 3 दिन से फंसे हुए हैं। आगे का रास्ता ही बंद है, सड़क सब टूटी हुई है। कल से तो बहुत कम है, कल से तो 50% लग रहा है। कल जब हम लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, यहाँ पर डर लग रहा था। आज ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक पानी था। टोटल कितने बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे? हमारे होटल में देखे तो हम लोग 11 बंदे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसोल के एक होटल में 26 पर्यटक पार्वती घाटी के उफान में फंसे रहे। बताया जा रहा है कि होटल की पहली मंजिल तक पार्वती नदी का पानी भर गया। कसोल में फंसे लोगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया, कसोल में अब तक 2000 से ज्यादा फंसे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। हमारी टीमें कसोल भुंतर रोड पर आए लैंडस्लाइड के मलबे को हटाने में जुटी है। जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। 2200 से ज्यादा गाड़ियों को कुल्लू से सुरक्षित निकाला गया है। शिमला में भारी बारिश के बाद अब पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि शिमला में जहां से पानी की सप्लाई होती है वो जगह पानी में डूबा हुआ है। हिमाचल सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है करीब 1300 सड़कों को ठीक कर उन पर यातायात फिर से बहाल करने की। साथ ही उन टूटे हुए पुल को दोबारा तैयार करने की चुनौती है जो बाढ़ में बह गए हैं। पहाड़ पर तो मुश्किल है ही, मैदानी इलाकों में भी बारिश मुसीबत लाई है। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा से लगे बॉर्डर पानी में डूबे हुए हैं। बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ पानी ही पानी है। फिरोजपुर में आई इस बाढ़ की वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीमा में बाढ़ के कारण डैम टूट गया है, जिसकी वजह से भारतीय इलाकों में भी पानी आ गया। गांव में फंसे लोगों को सेना सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पहाड़ पर उफान, दिल्ली में नया कीर्तिमान। जी हां, पहाड़ से आ रहे पानी ने राजधानी दिल्ली को भी डरा दिया है। यमुना नदी का पानी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर था। आज दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यमुना का पानी नदी की सीमा से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। कश्मीरी गेट इलाके में तो पानी सड़कों तक पहुंच गया है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को अपनी अपनी छतों पर शरण लेना पड़ा है। लोग घर की छतों पर कैद हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में रिंग रोड पर पानी आ गया। सड़क पर यमुना नदी का पानी आ गया है। कई सालों बाद दिल्ली में यमुना नदी का पानी सड़क पर आया है। हर साल का मंजर है, लेकिन इस साल चूंकि दिल्ली का जो वाटर लेवल है यमुना का वो ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है और यहाँ पर यमुना बाजार इलाके के अंदर जो लोगों का जीवन था वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के स्थानीय सांसद, ये देखिए अभी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन नौका पर सवार होकर यहाँ पर लोगों की पीड़ा साझा करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि यहाँ पर एक भंडारा लगाया गया था, लोगों के बीच में भोजन का वितरण करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे थे और ये आरोप लगाया गया है कि जो रिलीफ देना चाहिए था, जो डीसिल्टिंग का काम था, वो दिल्ली सरकार और एमसीडी का है। डॉक्टर हर्षवर्धन से कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई होती तो इस तरह का मंजर लोगों को देखने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो आसमान से बरसती आफत ने दिल्ली के लोगों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए भारी। जी न्यूज़।